कुछ तो बता जिंदगी, अपना पता जिंदगी। लॉकडाउन के वक्त मैंने यहाँ पर कम से कम 5 म्यूज़िक वीडियो शूट करे, जिसमें सारा क्रू कास्ट यहाँ की लोकल रही है। बेसिक क्रू सारा लोकल रहा है यहाँ पर। मैं ऐसे कुछ एक्टर्स को जानता हूँ जिन्होंने मेरे साथ एक वीडियो करी थी जो भी 150 मिलियन पे है। तो वो सबके लिए एक बहुत बड़ी बात है कि हम अपने घर से काम कर रहे हैं। तो हो सकता है आने वाले वक्त में मैं खुद ही यहाँ पर एक प्रोडक्शन हाउस खोलूँ या कुछ एक ऐसा सेटअप खोलूँ जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंट आउटसोर्स कर सकूँ उत्तराखंड से और आगे काम कर सकूँ। उस चीज़ को मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ कि अगर 1 लाख लोग 1-1 रुपया भी देंगे तो 1 लाख रुपये हो जाते हैं। हो रहा जो पन्ना रह गया इस कांपते से, हाथ में थोड़ी शिकायत करना तू, थोड़ी शिकायत मैं करूं। फिल्म इंडस्ट्री की खनकती आवाज, मंत्रमुग्ध कर देने वाली आवाज और दिल को छू जाने वाली आवाज का जब भी जिक्र होता है तो उनमें एक नाम उत्तराखंड की धरती से भी आता है और वो नाम है जुबिन नौटियाल। जी हाँ, देवभूमि उत्तराखंड में जन्मे जुबिन ने बॉलीवुड की दुनिया में अपनी आवाज का जादू बिखेरा और हर किसी को ये बताया कि उत्तराखंड में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। 14 जून 1989 को देहरादून में पैदा हुए जुबिन ने अपनी अनोखी आवाज से सभी को अपना कायल कर दिया। पिता रामचरण नौटियाल और माता नीना नौटियाल ने बचपन से ही उनकी प्रतिभा को देखा और उस प्रतिभा को निखारा, जिसके कारण आज जुबिन नौटियाल बॉलीवुड की एक सफल आवाज बन चुके हैं। जय भारत टीवी के साथ आज मौजूद है बॉलीवुड के मशहूर सिंगर और उत्तराखंड के चमकते सितारे जुबिन नौटियाल। आइए जय भारत टीवी के माध्यम से जानते हैं जुबिन नौटियाल की जिंदगी के वो अनछुए पहलू और उत्तराखंड से उनके लगाव के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जय भारत टीवी में। मैं हूं योगेश धस्माना। आज हमारे साथ एक ऐसी आवाज है जिन्होंने उत्तराखंड से निकलकर बॉलीवुड की दुनिया में एक अलग मुकाम हासिल किया। उत्तराखंड की एक ऐसी खनकती आवाज जो हर दिल पर राज करती है और आजकल यूथ का तो ये पसंदीदा चेहरा है और पसंदीदा आवाज है। जी हाँ, आज हमारे साथ है उत्तराखंड के मशहूर सिंगर जुबिन नौटियाल। जुबिन जी, बहुत बहुत स्वागत है जय भारत टीवी में आपका। थैंक यू। जुबिन जी, सबसे पहली क्वेश्चन आपसे जानना चाहेंगे। कहते हैं कि लाइफ का जो स्ट्रगल होता है वो बहुत मुश्किल होता है और आपने तो एक ऐसा स्ट्रगल किया है जिसमें रिजेक्शन भी था, लेकिन उसके बावजूद आपने एक अलग मुकाम बॉलीवुड की इंडस्ट्री में पाया है। किस तरीके से आप अपने पिछले सफ़र को देखते हैं? देखिए, एक बहुत ही अच्छी कहावत है कि मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत सफ़र होता है। ये मैं काफ़ी कम उम्र में समझ चुका था कि जो सफ़र है उसको एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आप अपना सफ़र एंजॉय करना शुरू करते हैं वैसे ही आप भूल जाते हैं कि ये स्ट्रगल है, कि वो सिर्फ सफ़र रह जाता है, वो स्ट्रगल नहीं रहता। इसलिए लोग कहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ चुननी चाहिए अपनी लाइफ में, अपने प्रोफेशन में, जिससे आप बेइंतहा मोहब्बत कर सकते हैं। वैसे तो मिक्स मार्शल आर्ट में भी ब्लैक बेल्ट है मेरे पास, शूटिंग में भी डिस्ट्रिक्ट नेशनल खेला है, एथलेटिक्स में था, फादर की पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी रही है, ममा बिजनेस वूमन रही है, तो इतने सारे ऑप्शंस रहे हैं लाइफ में करियर के लिए। पर जैसा मैंने कहा ना कि सफ़र खूबसूरत रहना चाहिए, तो कोई ऐसी चीज़ करनी है जो आप ज़िंदगी भर कर सकते हैं और इत्मीनान से अपने साथ, अपनी आत्मा के साथ इत्मीनान से सो सकते हैं। इस अप्रोच से जब भी मैंने कोई काम करा है, इस अप्रोच से जब से सफ़र शुरू करा है संगीत का, तब से स्ट्रगल महसूस नहीं करा ज़्यादा। जिसको दुनिया स्ट्रगल बोलती है उसको मैं चैलेंज बोलता हूँ और चैलेंज मुझे बहुत पसंद है। सो बस अगर इसी एटीट्यूड से मैं आगे चलता रहा हूँ तो शायद सफ़र लंबा भी रहेगा और सफ़र खूबसूरत भी रहेगा और ग्रेसफुली एज कर पाऊँगा। ये भी कहते हैं कि उत्तराखंड के लोग जो है एक जीवटता उनके जीवन में रहती है और वही आपके जीवन के साथ जुड़ी हुई है। थैंक यू। ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके से द वॉइस में आप पहले गए, पहला रियलिटी शो, और उसके बाद एक रिजेक्शन आपने देखा, उसके बाद कई बार क्या होता है कि यूथ अपने आप को संभाल नहीं पाता जी। उस मुश्किल दौर में या फिर आगे के स्ट्रगल में आपका साथ किसने दिया और किस तरीके से आपने जर्नी को आगे बढ़ाया? क्योंकि कहते हैं कि असली जो है आपकी प्रतिभा की पहचान मायानगरी मुंबई में होती है।
देखिए, मेरी जो प्रतिभा की पहचान है वो मेरे माता पिता ने कर ली थी। मेरे पिता श्री रामशरण नौटियाल और मेरी माता श्रीमती नीना नौटियाल। उनके अलावा मुझे ऑनेस्टली किसी का सपोर्ट ना चाहिए था, ना मुझे उसकी ज़रूरत थी। जब तक इंसान की रीढ़ की हड्डी मजबूत है तब तक इंसान खड़ा रह सकता है, और ये मेरी रीढ़ की हड्डी है। मेरे परिवार, मेरे पेरेंट्स। रिजेक्शन रहा, मुझे ऐसा लगता है कि रिजेक्शन उस वक्त मेरे लिए बहुत ज़रूरी था जी। अगर वो रिजेक्शन मुझे उस वक्त नहीं मिलता तो शायद मैं भी वन ऑफ द वॉइसेस रह जाता है हिंदुस्तान में जी। रिजेक्शन एक बहुत ही आम बात है इंसान के लिए, बट उस रिजेक्शन से उभर पाना इंसान की असली काबिलियत का नमूना बनाती है। जब मुझे रिजेक्शन मिला उस वक्त, अब क्योंकि मैं छोटे शहर में रहता हूँ, देहरादून में रहता था, उत्तराखंड एक नया स्टेट था, तो अब अपने जो प्यार करने वाले होते हैं उनके सामने तो अच्छा गाओ बुरा गाओ अच्छी तारीफ ही करते हैं। तो शायद थोड़ा हवा में उड़ने लगा था, यहाँ पर गाता था मैं, देहरादून रह करके गाता था, थोड़ा शायद हवा में उड़ने लगा था, इतना ज़्यादा प्यार कर दिया लोगों ने शायद। जब रियलिटी शो में गया, 6-8 हज़ार लोगों की लाइन में खड़ा हुआ और रियलाइज़ करा कि ये जो 8,000 मेरे आगे खड़े हैं और जो 8,000 मेरे पीछे खड़े हैं, सारे के सारे मेरे से बेटर गा रहे हैं। वो एक बहुत ज़रूरी था मेरे लिए समझना और देखना। मैं इस बात से भी बहुत खुश हूँ कि रियलिटी शो में मैं आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि ऐसी बहुत सारी लर्निंग एजुकेशन मैं स्किप कर जाता अगर मैं रियलिटी शो में आगे बढ़ जाता। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमको, और यूथ को भी मैं कहना चाहूँगा, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें यूथ को समझना चाहिए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तुम्हारी किस्मत का तुमसे कोई ले नहीं सकता, और तुम्हारी किस्मत का जो नहीं है वो तुमको कोई दे नहीं सकता। तो मुझे लगता है इसीलिए उत्तराखंड से रह करके, इतना कुछ होने के बावजूद एक नई चीज़ में घुस करके अपनी खुद की पहचान बनाना और ये सब करना शायद इसीलिए हो पाया क्योंकि उत्तराखंड के पहाड़ों में एक चीज़ सिखाई जाती है, वो है जुनूनी होना, वो है सेल्फ रिस्पेक्ट करना। सबसे बड़ी बात है सेल्फ रिस्पेक्ट। पहाड़ी आदमी बड़ा स्वाभिमानी होता है, और ये शायद उत्तराखंड की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि यहाँ का इंसान स्वाभिमानी है, इज्जत करना भी जानता है और इज्जत डिज़र्व भी करता है और डिमांड भी करता है। ये बहुत ज़रूरी है और ये बने रहना चाहिए मुझे लगता है सारे उत्तराखंड वासियों में। जी, ये पहचान है एक उत्तराखंड की कि एक स्वाभिमान उसके अंदर रहता है। एक स्वाभिमान आपकी भी जो है पर्सनैलिटी में झलकता है। अब खुशियों की अगर बात कर ले तो पहला ब्रेक सोनाली केबल का पहला गाना, उस वक्त कितनी खुशी होती थी पहला गाना मिलने पर, और आज जब आप एक बड़े बड़े हिट्स कर रहे हैं, बड़ी बड़ी आपके जो पहला गाना आते ही यूट्यूब पे जैसे ही चढ़ता है, पहला कोई भी गाना फिल्म में आता है पहले ही सुपर हिट हो जाता है, तो वो खुशी कितनी बड़ी थी और आज की खुशी कितनी बड़ी? देखिए, खुशी मुझे सबसे ज़्यादा इस बात की है कि एक आर्टिस्ट जो है वो अकेला कुछ नहीं होता जी। एक आर्टिस्ट के पीछे 100-200 लोगों की टीम होती है पूरी, जो उसके परिवार से लेकर के, उसके दोस्तों से लेकर के, उसके कलीग से लेकर के, उसके एम्प्लॉयज़ से लेकर के, उसके म्यूज़िक लेवल से लेकर के, उसके म्यूजिशियंस तक, उसके टेक्नीशियंस तक, ये सारी चीज़ें मिला करके ये सब मेहनत करते हैं और एक आर्टिस्ट को सपोर्ट करके एक आर्टिस्ट बनाते हैं। तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मुझे खुशी इस बात की होती है कि मुझे बनाने के पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ है, बहुत सारे लोगों का प्यार है, बहुत सारे लोगों ने दिन रात कड़ी मेहनत करी। तो आज जब इतना प्यार मिलता है, आज जब सपने पूरे हो गए हैं और सपने पूरे हो रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे अपनी टीम की, अपने लोगों की आंखों में देख करके, खुशी देख करके मिलती है। क्योंकि देखिए, मैं तो अपने खुद के लिए काम कर ही रहा हूँ, मेहनत कर ही रहा हूँ, बट इतने सारे लोग किस तरह से सपोर्ट करके एक आर्टिस्ट को बनाते हैं, वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। तो उनकी आंखों में खुशी और उनके चेहरे पर खुशी देख करके मुझे ऑनेस्टली सबसे ज़्यादा खुशी होती है। रही बात गानों की, तो आज भी मैं उसी तरह काम करता हूँ अपने गानों पे जैसे मैंने शायद अपने पहले गाने पे काम करा हो। मैं परफेक्शनिस्ट हूँ नेचर में। मुझे अगर 20 का 21 नहीं है तो मेरे को जचता नहीं है, 19 भी मुझे जचेगा नहीं, 20 भी नहीं जचेगा, मुझे 21 ही करना है हर बार। तो जब इस पैशन से मैं किसी अपने गाने पर काम करता हूँ
तो हर बार वो सेम प्रोसेस होती है, हर बार वो सेम एक्सपीरियंस होता है, और फिर गाना रिलीज़ होता है, फिर गाना हिट होता है, हज़ारों लोग लाखों लोग क्या करोड़ों लोग उस गाने को सुनते हैं, उससे यादें बनाते हैं, करोड़ों लोग अपनी लाइफ की इतने पर्सनल मोमेंट्स गानों पे शेयर करते हैं, अपने जर्नी का हिस्सा बनाते हैं उस गाने को। वो बहुत ही स्पेशल बात है एक आर्टिस्ट के लिए। तो जब मेरे किसी गाने को लोग अपनी ज़िंदगी में इस तरह ढालने वाले हैं जी, तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि हर बार एक ऐसा गाना बनाया जाए जो वो प्राउडली कह सकें कि ये हमारे फेवरेट आर्टिस्ट का गाना है। जी जी, पहला गाना भी आपसे सुनना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले जो आपने आशा की बात करी, वो आशा जो है लोगों की आंखों में तब दिखाई दी जब मुंबई से एक बड़ा नाम जुबिन नौटियाल लॉकडाउन के वक्त जब मुश्किल हालात थे, लोगों के पास जो है बड़ी मुश्किलों से जो अपना जीवन यापन कर रहे थे, ऐसे में एक उम्मीद की किरण आती है मुंबई से। आपके पिता रामचरण नौटियाल वो भी लोगों के साथ जुड़े रहते हैं, हमेशा उनकी मदद करते हैं, सोशल वर्क करते हैं। लेकिन जब आप मुंबई में थे, लॉकडाउन लगा, उस वक्त आपने देखा कि यहाँ पे लोग बहुत परेशान हैं, और आप सीधे वहाँ से यहाँ पहुँचे और लोगों के बीच गए लॉकडाउन जैसे मुश्किल वक्त में, उनकी मदद की, उनके साथ बैठे, उनका दुख दर्द जाना, और अपनी तरफ से हर संभव मदद आपने उनसे की। उस वक्त की फीलिंग आपसे जानना चाहेंगे लॉकडाउन के वक्त। देखिए, लॉकडाउन ने अगर कमर्शियली देखें तो सबको अलग अलग तरह से अफेक्ट करा, बट अगर मेंटली देखें तो सबको एक तरह से अफेक्ट करा। अपनी अपनी लाइफ में हर इंसान के दिमाग में एक सवाल आ गया था कि अब क्या। और जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं वो मेरे अपने लोग हैं। ये वो लोग हैं, जब मेरा गाना रिलीज़ होता है, ये वो लोग हैं जो करोड़ों की संख्या में उस गाने को देखते हैं, प्यार देते हैं, करोड़ों की संख्या में गाने के नीचे कमेंट्स लिखते हैं, कहते हैं कि पहाड़ों से आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। तो ये वही लोग हैं जिन्होंने मुझे बनाया है। आज अगर उनको मेरी ज़रूरत है और मैं इस काबिल हूँ कि मैं किसी तरह से भी उनकी मदद कर सकूँ, तो मैं पीछे नहीं हट सकता। इंसान की लाइफ में ऐसे हर बार ऐसे सवाल आएंगे, जब नवाजता है भगवान किसी को किसी चीज़ से, वक्त से नवाजता है जब इंसान भगवान, तो ऐसा वक्त आता है इंसान की लाइफ में, और ऐसे बार बार ऐसे मोड़ और ऐसे लोग आते हैं आपकी आंखों के सामने जिनको या तो आप देख करके अनदेखा कर दो या फिर आप उसमें कंट्रोल लेकर किसी की मदद करो। मैं देख के अनदेखा नहीं कर पाता, मुझे वो आता नहीं है, ना मेरे माता पिता ने वो सिखाया है। तो ऑनेस्टली ये जो जितना भी आपने अच्छा मेरे बारे में बोला, ये सब मतलब मैंने नहीं करा, ये तो रिलायंस फाउंडेशन ने करा। अनंत अंबानी मेरे बड़े भाई जैसे हैं, और उन्होंने हर बार मतलब इस तरह से आगे आकर के ह्यूमैनिटी का हेल्प करा। मैं सिर्फ ज़रिया बन गया, जैसा कि मैंने बोला, और 6000 लोगों तक हम पहुंच पाए, 6000 किट्स हम बांट पाए, ऐसा कोई लम्हा जो जिसने आपकी आंखों में थोड़ा सा आपको इमोशनल कर दिया हो, क्योंकि एक ऐसा वक्त था जब किसी के घर में कहीं कहीं खाना नहीं था, बड़े मुश्किल हालात थे, और लोग ये देखते थे कि कोई भी अगर घर के पास आता था कोई गाड़ी, तो ये लगता था कि कोई मदद के लिए आ जाए या कोई मदद कर दे। और जिन इलाकों में आप गए वहाँ पर जो है कहते हैं कि रोज़गार की भी एक बड़ी समस्या है लोगों के सामने। जी, तो ऐसा कोई लम्हा आपके मन में उस वक्त आया हो? देखिए, जब कोरोना की महामारी ने हमें हिट करा, उस वक्त रिवर्स पलायन हुआ। जी, हाँ, पलायन हो गया था हमारे पहाड़ों से, सब लोग शहरों में चले गए थे, उनको सुविधाएं नहीं थी, काम करने के लिए चीज़ें नहीं थी, बिजली पानी हर चीज़ के लिए स्ट्रगल। 21वीं सदी में जब मतलब इंसान और हिंदुस्तान और ये पूरा विश्व इतना आगे जा चुका है, तब भी हमारे पहाड़ों में, जौनसार बावर में, चक्राता क्षेत्र में लोग परेशान हैं। जी, नहीं है चीज़ें यहाँ पे। ऑल वेदर रोड ने सड़कें पहुँचा दी, बट लोग उन सड़कों से सीधा नीचे की तरफ आए। तो कोरोना हुआ, पलायन, रिवर्स पलायन हुआ, सब अपने अपने घर पहुँचे। ये मैं बहुत समय से पलायन पे सोच रहा था कि किस तरह से हम पहाड़ों से पलायन रोके। तो ये कोरोना के वक्त पे सब वापस आए, ये एक भगवान ने तरीका भी लोगों को दिया कि चलो एक रिवर्स पलायन हुआ, आप अपने घर जाइए, वहाँ पे मेहनत करिए, वहाँ पे चीज़ें बनाइए। पर जब वो यहाँ आए, उनके पास सुविधाएं नहीं थी, उनके पास चीज़ें नहीं थी। इंसान का अगर पेट भरा है तो वो कुछ भी सोच सकता है, कुछ भी कर सकता है, मेरा ये मानना है। तो इसलिए हमने उन तक खाना पहुँचाया,
ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स थे इस पूरी ट्रिप में जो हार्ट टचिंग थे। इनफैक्ट फिर एंड में ऐसा हो गया था कि मैं जाता भी नहीं था, क्योंकि मैं इतना इमोशनली अफेक्ट हो जाता था इस बात से, लोगों को देख करके। अपने लोगों में इस तरह का आप वो देखते हैं जब तो आपको बुरा लगता है इस बात का। और आप 21वीं सदी में, बहुत बड़ी बात है कि 21वीं सदी में लोग अभी भी वहाँ पर इस तरह से जी रहे हैं। तो ऐसे बड़े मोमेंट्स हुए हैं जब लोगों की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं ना, तो इंसान ज़रूर रोता है। दूसरा इंसान अगर रोएगा, अगर एक अनजान इंसान आपके सामने रोएगा तो आपको रोना नहीं आएगा, पर एक अनजान इंसान के आंखों में अगर खुशी के आंसू आप देखें तो शायद आपको भी रोना आएगा। तो वो मैंने बार बार देखे। एक इंसान जिसको ये नहीं पता था कि घर में बीवी बच्चों को कहाँ से खाना खिलाएगा, उसको 2 महीने का राशन मिल गया, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो बिग थैंक्स टू रिलायंस फाउंडेशन एंड वो जो पूरी टीम है उसके पीछे, जिन्होंने इतना बड़ा 6075 kg की फूड किट्स को डिलीवर करा। उसमें पूरा एक बहुत बड़ी एक यूनिट उसमें वर्क करके गई है। तो वो मुझे लगता है काफ़ी अच्छे से कहते हैं ना, भगवान देता है लेकिन जरिया कोई बनता है, और जिस तरीके से उनके लिए जरिया बनकर आप आए जी हैं। बिल्कुल। और मैं सिर्फ जरिया हूँ इसमें, मतलब मुझे और बहुत आपको फॉलो करते हैं वहाँ के लोग, और दिल से चाहते हैं, और दिल से लगी दुआ जो है हर किसी की कबूल होती है, और हर वक्त जो है आपके फैंस आपके लिए दुआ मांगते हैं। आपसे भी जानना चाहेंगे, उत्तराखंड से जो है बहुत सारी प्रतिभाएं हैं जो इस वक्त देश में नाम रोशन कर रही हैं। कई ऐसे नाम हैं, आप स्पोर्ट्स फील्ड में देख लीजिए, फिल्म इंडस्ट्री में देख लीजिए। ऐसे में आप क्या समझते हैं कि उत्तराखंड में की जो पोटेंशियल है, यहाँ का टैलेंट है, उसको निखारने के लिए यहाँ पर ऐसा कुछ होना चाहिए कि जो चीज़ें मुंबई में उनको मिलती हैं वो चीज़ें यहाँ प्रोवाइड करा सकें? देखिए, हर जगह का एक अपना क्रेज़ है, एक अपना मोह होता है हर जगह का। मुंबई को मैं बोलता हूँ कर्म भूमि जी, उत्तराखंड को मैं बोलता हूँ धर्म भूमि। ये मैं समझ चुका हूँ कि जब मैं कर्म भूमि में काम करता हूँ जी, तो मैं वहाँ ज़्यादा काम कर पाता हूँ, अपने बेटर पोटेंशियल पे काम कर पाता हूँ। जब मैं धर्म भूमि में काम करता हूँ तो मैं क्रिएटिवली ज़्यादा इंक्लाइंड रहता हूँ, कनेक्टेड रहता हूँ आत्मा से। बट क्योंकि कोरोना इस तरह से हमको हिट करा है कि मुझे लगता है उत्तराखंड आज अपने आप में इतना सक्षम है कि हम लोग यहाँ पर एक शूटिंग का पूरा विंग खोल सकते हैं, जी, जिससे बम्बई से सिर्फ टेक्नीशियंस आएंगे, जिससे यहाँ पे रोज़गार क्रिएट होगा। और ये एक ऐसा मॉडल है जो मैंने खुद टेस्ट करा है। लॉकडाउन के वक्त मैंने यहाँ पर कम से कम 5 म्यूज़िक वीडियो शूट करे, जिसमें सारा क्रू कास्ट यहाँ की लोकल रही है। बेसिक क्रू सारा लोकल रहा है यहाँ पर, लाइन प्रोडक्शन लोकल रही है यहाँ पर। सिर्फ मेन डायरेक्टर आएंगे, कैमरामैन आएंगे, 2-4 लोग आएंगे, यहाँ के लोगों को हायर करके, हमारे लोगों को हायर करके इस तरह से शूटिंग होती है। उससे रोज़गार क्रिएट होता है, सारे एक्टर्स को एक्टिंग करने का मौका मिलता है। मैं ऐसे कुछ एक्टर्स को जानता हूँ जिन्होंने मेरे साथ एक वीडियो करी थी जो भी 150 मिलियन पे है। तो वो सबके लिए एक बहुत बड़ी बात है कि हम अपने घर से काम कर रहे हैं और अच्छा हो रहा है काम, देश विदेश में काम जा रहा है। तो डेफिनेटली उत्तराखंड में एक ऐसा स्ट्रॉन्ग विंग बनना चाहिए। और मेरा मानना ये है कि मैं मदद नहीं मांगता, मैं चाहता हूँ कि चीज़ें अपने हाथ में लेके खुद करने की कोशिश करूँ। तो हो सकता है आने वाले वक्त में मैं खुद ही यहाँ पर एक प्रोडक्शन हाउस खोलूँ या कुछ एक ऐसा सेटअप खोलूँ जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंट आउटसोर्स कर सकूँ उत्तराखंड से और आगे काम कर सकूँ। तो ये ऐसा टैलेंट जो आपको सुन रहा हो उनके मन में बड़ी खुशी होगी कि आपके माध्यम से जो है ना एक नया प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ वो अपने खुद को तराश सकेंगे। जी। ये भी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने कहा कि फादर और मदर जो है आपके आइडल रहे हैं। रामशरण नौटियाल एक ऐसी शख्सियत हैं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है इस वक्त उत्तराखंड के लिए। तो जब वो सोशल वर्क करते थे बचपन से ही, लोगों के बीच जाना, उनसे मिलना, उनसे जानना कि उनकी स्थिति किस तरीके से चल रही है, वही चीज़ आपके मन में भी आई है, इसीलिए आपका जो है उत्तराखंड से विशेष लगाव रहता है। क्योंकि कहते हैं कि माया नगरी मुंबई जाने के बाद जो है अपने घर से थोड़ा लगाव कम हो जाता है, लेकिन आपके साथ वो स्थिति उलट है। आपका उत्तराखंड से प्रेम इतना है कि आप उत्तराखंड में कुछ ज़्यादा वक्त बिताते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स करने के बाद उत्तराखंड आते हैं। जैसे इस वक्त भी आप छुट्टियाँ वैकेशंस मना रहे हैं। उत्तराखंड से लगाव के पीछे एक बड़ी वजह क्या है, और पिता जिस तरीके से एक बड़ी शख्सियत हैं और वो जो सोशल वर्क करते हैं उसको किस तरीके से देखते हैं? तो देखिए, मेरे अंदर जो भी सोच हैं, जैसे भी मेरे विचार हैं, जैसी भी मेरी भावना है, जैसा मेरा धर्म है, वो सब मेरे माता पिता का ही दिया है। और वो शायद मेरे ख्याल सबका वो अपने माता पिता से ही इनहेरिट करते हैं हम लोग, हमारा कल्चर और हमारी ऑथेंटिसिटी। मेरे फादर एक 5 भाई बहन के घर से हैं। वो 5 भाई बहन थे, एक बहुत ही छोटे
जौनसार के छोटे से गांव क्यारी में वो अपने 5 भाई बहनों के साथ कैसे तैसे करके पढ़ाई करके आए हैं। वहाँ से उन्होंने मेहनत करी, सेल्फ मेड मैन बने। ये जो सेल्फ मेड मैन है, आत्मनिर्भर इंसान, ये जो बनना ये एक ऐसी चीज़ है, मुझे लगता है अगर इंसान सिर्फ सेल्फ मेड होता है, जो मैंने अपने पिता से सीखा, तो वो फिर गॉड्स चाइल्ड हो जाता है। मतलब वो भगवान का बंदा हो जाता है, जो सिर्फ अपनी राह पे चलता है। और जो भगवान का बंदा होता है वो मोह माया से ऊपर उठ जाता है थोड़ा। वो मैंने बहुत क्लोजली एक्सपीरियंस करा। तो मैं भी अपने पिता की तरह चाहता था कि कुछ ऐसा करूं जो ज़ीरो से स्टार्ट हो, कुछ स्क्रैच से शुरुआत होनी चाहिए। ये शुरुआत भी उन्होंने ही करवाई, मेरी माँ ने और मेरे पिता ने। बचपन से ही मुझे म्यूज़िक में डाल दिया। जब शायद समझ भी नहीं थी कि म्यूज़िक किस तरह से होगा, क्या होगा, तभी से कान में संगीत पड़ रहा है। तो वो एक परवरिश है और वो एक अपब्रिंगिंग है जिसकी वजह से मैं आज हूँ यहाँ पर। उत्तराखंड से लगाव किसका नहीं है। ऐसे भी लोग हैं जो यहाँ पर सिर्फ 1 साल के लिए, 1 महीने के लिए आके रहते हैं और फिर उसके बाद वो उत्तराखंडी हो जाते हैं। वो मुझे लगता है जगह का अपना जादू है जो हमें बार बार बुला लेती है। कहावत है कि जड़ें जितनी गहरी होंगी पेड़ उतना ही ऊंचा होगा, और हमारी जड़ें यहाँ पहाड़ों में ही हैं। और ये मैं समझ सकता हूँ। बम्बई जाने के बावजूद बम्बई को कभी घर नहीं कह पाया मैं। वो मेरे लिए हमेशा कर्म भूमि ही रह गई। वहाँ मैं सिर्फ काम ही करता था। वहाँ मैं मतलब 24 घंटे में से मैं 20 घंटा भी काम कर सकता था वहाँ पर। बट यहाँ पर रह करके मुझे लगता है कि मैं अपनी जड़ों से कनेक्ट हो जाता हूँ, मैं भगवान से कनेक्ट हो जाता हूँ। मेरी माता पिता का आशीर्वाद मेरे साथ हो जाता है, पहाड़ों का आशीर्वाद, इतना प्यार मिलता है यहाँ पर। तो अब यहाँ से जाने का मन नहीं है। मैं चाहता हूँ बम्बई इधर ले आया जाए जी। मैं उत्तराखंड का एजेंट था जो बम्बई गया, और वहाँ से अब बम्बई को चुरा के उत्तराखंड में लाने वाला हूँ। और सभी को उम्मीद है कि आप यहाँ एक बड़ी इंडस्ट्री बनाने में आपकी एक बहुत बड़ी भूमिका होगी जी, कोशिश रहेगी। जुबिन, आपने ये भी देखा कि चमोली में जब आपदा आई तो सभी ने अपना ग्रुप जाहिर किया, लेकिन आपने उसमें एक मददगार के तौर पर आए, चैरिटी की आपने, और वहाँ के लोगों के लिए एक बड़ी मदद आपने की। किस तरीके से देखते हैं जब चमोली आपदा हुई कि पहाड़ों में जो है अंधाधुंध विकास हो रहा है, ये उसकी वजह थी, या फिर पहाड़ में अभी भी बहुत चीज़ें ऐसी हैं जहाँ तक जो है कोई भी योजना अभी तक नहीं पहुँच पा रही? जिस तरीके से आपने पलायन की बात करी जी, पलायन अभी भी हो रहा है पहाड़ में, तो उसकी बड़ी वजह मानते हैं, क्या मानते हैं आप, और कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं? सर, 2 चीज़ें हैं। लोग डेवलपमेंट और प्रेजर्वेशन, बगैर प्रेजर्वेशन के डेवलपमेंट होएगी तो नेचर में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अगर आप सिर्फ डेवलप करोगे और प्रिजर्व नहीं करोगे, रिक्रिएट नहीं करोगे, तो प्रॉब्लम आएंगी। मेरा मानना है पहाड़ों में जो हाल 5-10 साल पहले थे उससे बहुत बेटर हो गए जब से सड़कें जाने लगी हैं पहाड़ों में। विकास हो रहा है, मैं ये नहीं कहूँगा विकास नहीं हो रहा है, विकास हो रहा है। लेकिन हमको एज इंडिविजुअल्स ये समझना पड़ेगा कि सिर्फ विकास से सोसाइटी नहीं बनती, प्रिजर्व करने से भी सोसाइटी बनती है। हमको अपना कल्चर, अपनी लैंड को प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है, और पहाड़ों को इस वक्त डेवलपमेंट से ज़्यादा प्रेजर्वेशन की ज़रूरत है। जो चमोली की आपदा आई थी, मुझे बड़े लोगों का फ़ोन आने लगा। मुझे पता लग गया था कि आपदा आ चुकी है और ऐसी कुछ बड़ी प्रॉब्लम हुई है, तो मुझे लोग फ़ोन करने लगे कि अरे आपने ट्वीट भी नहीं करा, अच्छा, आपने उस पर मैसेज भी नहीं लिखा, आपने शोक भी नहीं जताया अपनी तरफ से। अच्छा, मैंने कहा शोक जताने से मदद तो नहीं होगी। शोक जताने से 50 लोग उसके नीचे और कमेंट करेंगे कि हमें बड़ा शौक है, आपको भी शौक है, सबको शौक है, पर फिर क्या। तो मैंने कहा कि चलो मैं करता हूँ पोस्ट जल्दी कुछ। तो उस वक्त हम लोग सिर्फ प्लान कर रहे थे कि हम किस तरह से एक चैरिटी कॉन्सेप्ट करेंगे फंड रेज करने के लिए। जैसा मैंने पहले कहा आपको, मुझे इस काबिल बना दिया लोगों ने कि अगर मैं चिल्लाता भी हूँ तो 1000 लोग खड़े हो जाते हैं प्यार करने के लिए। लोगों ने इस काबिल बनाया। उस चीज़ को मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ कि अगर 1 लाख लोग 1-1 रुपया भी देंगे तो 1 लाख रुपए हो जाते हैं, जिससे शायद तिनके को तो खैर, उसको डूबते को तो तिनके का भी सहारा काफ़ी रहता है। तो जब हमने चैरिटी शो अनाउंस करा, ऑनेस्टली मुझे नहीं पता था कि किस तरह से लोग आए, और हमने बड़ी एक कल्ट थॉट में हमने काम करा। हमने छत के ऊपर एक कॉन्सर्ट करा, प्रिजर्व करने के लिए बात की। ऐसा ना हो कि
चमोली को बचाने जा रहे हैं और हाँ। अपना यहाँ पर ही कोरोना का हमने एक और एग्जाम्पल बना दिया। तो हमने छत के ऊपर बड़ी लिमिटेड गैदरिंग में कॉन्सर्ट करा और जो आम लोग हैं जो मॉल रोड पे मसूरी में घूमते हैं उनके लिए एक स्क्रीन लगा दी कि अगर देखना चाहें तो नीचे से देख सकते हैं। हमें आइडिया नहीं था कि 2000 जनता होटल के नीचे आके खड़ी हो जाएगी स्क्रीन पे देखने के लिए, पर बहुत ही बड़ा सक्सेस रहा। और इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि इंसानियत बाकी है। देश विदेश से लोगों ने चमोली के लिए फंड्स भेजा है। मेरी कंट्रीब्यूशन सिर्फ मेरे वक्त की थी, जो मेरा सारा वक्त है मेरे पहाड़ों के लिए, और उसके अलावा थोड़े बहुत जो मैंने रुपए उसमें डाले अपनी तरफ से। लेकिन बाकी जितनी भी हमने 14-15 लाख रुपए की कुछ कलेक्शन करी थी, वो इतनी बड़ी कलेक्शन, लोग आए हैं बहुत, बम्बई से टी सीरीज़ की तरफ से बहुत बड़ी डोनेशन आई है। उसके अलावा साउथ अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, द गल्फ कंट्रीज़, एशिया, एंटायर एशिया, यहाँ से हमें बहुत अच्छी अमाउंट्स आई हैं कन्वर्ट होकर के, जिससे 15 लाख रुपए, 14.5 लाख रुपए के आसपास हम लोग कलेक्ट करके सरकार को दे पाए। मैं चमोली का दोहरा भी लगाना चाहता था बीच में, पर मुझे मेरी सिक्योरिटी ने मना कर दिया कि इस वक्त वैसे ही वहाँ पर सब लोग इस तरह से इन्वॉल्व है, आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे अगर भीड़ आ गई इन केस। इस वजह से फिर मैं गया नहीं वहाँ पर। मैंने कहा थोड़ा सा चीज़ें समझ जाऊँ उसके बाद जाऊँगा। और इधर से हम जितनी मदद कर सके हमने कर दी। अब इंसान ही इंसान के काम आता है। तो एक शब्द कहते हैं देवदूत। आप जैसे लॉकडाउन में लोगों के लिए देवदूत बन के आए, वैसे ही चमोली आपदा में भी देवदूत बन कर आए हैं लोगों की मदद करने के लिए। आप हम चाहेंगे कि थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए आपके दिल के जो करीब सॉन्ग है वो आप एक बार इतनी ह्यूमैनिटी के ऊपर हमने बात करी है तो एक उसी के ऊपर गाना गाना चाहूँगा जी। एक दिन मोहब्बत ओढ़ कर एक दिन गली के मोड़ पर तेरी हथेली पर लिखूं मेरा नाम तेरे नाम पर, फिर तू तकल्लुफ छोड़ कर, फिर तू झुका करके नजर रखना मेरे कांधे पे सर। जिंदगी कुछ तो बता जिंदगी, अपना पता जिंदगी, तारों भरी एक रात में तेरे खत पढ़ेंगे, साथ में कोरा जो पन्ना रह गया इस कांपते से, हाथ में थोड़ी शिकायत करना तू, थोड़ी शिकायत मैं करूँ ना, राज बस ना होना तो जिंदगी कुछ तो बता जिंदगी, अपना पता जिंदगी। थैंक यू। बहुत खूब। जुबिन, वक्त आपका बहुत ले रहे हैं, लेकिन एक सवाल ये भी बनता है कि उत्तराखंड के जो ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग्स हैं, एक सॉन्ग आपने गाया था ताज छुमा बेहद हिट हुआ था, ऐसा कुछ उत्तराखंड के लिए बना रहे हैं कुछ फोक सॉन्ग आप? अगला गाना जिस पे मैं इस वक्त मेहनत कर रहा हूँ, देखिए गाना बनाना एक कहानी है, लेकिन उस गाने को रिलीज़ कर पाना और सही तरह से एग्जीक्यूट कर पाना एक अलग कहानी है जी। मेरा मानना है कि अगर गाना बना लूँ तो सिर्फ 20% काम है, लेकिन गाना निभाना बहुत ज़रूरी है। और मैं नहीं चाहता उत्तराखंड का कोई भी गाना मैं बनाऊँ और ऐसा बनाऊँ कि मैं उसको निभा ना पाऊँ। तो जो अगला गाना जिसमें मैं काम कर रहा हूँ वो भी ताचुमा के जो कंपोज़र है उन्हीं का गाना है, नैन सिंह नेगी जी का। एक गाना है चिट्ठी किले नहीं भेजी, हाँ, गढ़वाली गाना। ये गाना मेरे दिल के बहुत करीब है, मैं इस पे भी काम कर रहा हूँ इस वक्त। इसके अलावा 2-3 और बहुत ही खूबसूरत धुनें हैं पहाड़ की जिस पे मैं इस वक्त काम कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ बड़े से बड़ी रिलीज़ मिले हमारे गाने को, बड़े से बड़े ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें, सबसे ज़रूरी है। तो ये इस वक्त चल रहा है काम। आपकी इस बात को सुनने के बाद ही दर्शक जो हैं बड़े उत्साहित हो जाएंगे कि आज 2-3 गाने जो हैं आपकी पाइपलाइन में जो जिनको आप तैयार कर रहे हैं। अगर बॉलीवुड के प्रोजेक्ट्स की अगर बात करें तो इस वक्त किस पर काम चल रहा है?
31 मार्च को मेरा एक अगला गाना आ रहा है, जी इंडिपेंडेंट गाना रहेगा, इसका नाम है तुझे भूलना तो चाहा। जी प्रमोशन शुरू हो चुका है, मैं कल 2-4 दिन में रिलीज़ हो जाएगा गाना। ये कश्मीर में शूट हुआ है, तो इसमें भी थोड़ा हमारे पहाड़ों को, थोड़ा उनके पहाड़ों की खुशबू आएगी ज़रूर। और बहुत ही ईमानदारी से बना हुआ गाना है, तो बहुत पसंद आएगा। इसके अलावा सत्यमेव जयते 2 में मेरा एक गाना आने वाला है। राधे श्याम एक फ़िल्म है, उसमें मेरा गाना आने वाला है। और अब आप लोग के आशीर्वाद से ऑनेस्टली अभी हर फिल्म में एक गाना तो आप लोग सुनेंगे मेरी आवाज़ में। जो भी अच्छी फिल्में होंगी और अच्छे गाने होंगे वो ज़रूर गाने की कोशिश करूँगी। और ये नहीं है कि आपके गानों का जो है बेसब्री से इंतजार रखा था। उत्तराखंड ही नहीं, पूरे मतलब दुनिया में जो है आप एक शख्सियत बन चुके हैं जिनकी एक खनकती आवाज़ जो है हर किसी के दिल में राज करती है। आपसे जानना चाहेंगे उत्तराखंड के लिए कोई मैसेज देना चाहें, जय भारत टीवी के दर्शकों के लिए कोई मैसेज, और जो खासकर यूथ है जो आपको फॉलो करता है, आपको आइडल मानता है, उनके लिए एक संदेश आप देना चाहें। तमाम यूथ को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों का प्यार मुझे दुआओं की तरह मिलता रहता है, फिर वो दुआएं मेरे अंदर बस जाती हैं, फिर वो गाने बनते हैं और फिर मैं वो गाने आपके लिए वापस गाता हूँ, फिर आप और दुआएं देते हो, फिर वो और गाने बन जाते हैं। तो हम लोग ने एक ये प्यार भरा सर्कल बना लिया है, इसको प्लीज़ कायम रखें, अपना प्यार कायम रखें। आप लोग को कहना चाहूँगा कि हमारा पूरा देश इस वक्त एक बहुत बड़ी महामारी से बिल्कुल बाहर निकला है, तो अब वक्त आ चुका है हमारे यूथ को रिस्पॉन्सिबल रहने का, रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनने का, और इसी वक्त इस महामारी को रोक देने का। इसको किसी भी तरह से आगे और स्प्रेड ना हो, तो अपनी तरह से पूरी तरह ध्यान रखें। और आपके माता पिता, आपके परिवार की सुरक्षा आज आपके हाथ में है, क्योंकि आप हैं जो घर से बाहर जाते हैं, आप हैं जो घर में काम करते हैं। तो खासा ख्याल रखें और सपने देखना ना बंद करें, सपने ज़रूर देखें। हमारे पहाड़ों में जो खुशबू है वो इन सपनों को पूरा कर देती है, ये मैंने फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करा। तो अपने पहाड़ों को बहुत प्यार दें और पहाड़ आपको वापस प्यार देंगे, ये मेरा वादा है। जी, पहाड़ हमेशा प्यार वापस देता है। उत्तराखंड से जो है बेहद लगाव है। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे जुबिन आपका, आपसे बातचीत करने के लिए और जय भारत टीवी में अपना वक्त देने के लिए। तो ये थे जुबिन जिन्होंने हमारे साथ बात की, अपना अनुभव साझा किया, ये बताया फ्यूचर में वो क्या करने वाले हैं, उत्तराखंड को लेकर कुछ खास वो करने वाले हैं और आने वाले वक्त में वो आपको पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे जय भारत टीवी के तमाम दर्शकों को। अभी फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।